हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ, साइंस और जीके क्लासें लगातार चल रही हैं, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर के आया हूं साइंस का रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता। ठीक है, इसको रेडियो धर्मिता भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल नोट किया होगा हाल फिलहाल के जितनी भी HSSC की या RRB के एग्जाम हुए हैं उनमें से रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से आपको करना होगा। थोड़ा सा टफ माना जाता है लेकिन बड़े ध्यान से इसको हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता क्या होती है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें अभी तक कितने तत्व हैं, उसमें कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। ठीक है, क्या है, 118 तत्व हैं और इन 118 तत्वों को हम अरेंज करते हैं उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर के हिसाब से। ठीक है, उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 82 नंबर पे है, 82 नंबर पे जो है वो कौन है, लेड है। कौन है, लेड है। और 83 नंबर पे कौन है, बिस्मथ। 83 नंबर पे कौन है, बिस्मथ है। ठीक है, 83 नंबर पे कौन है, बिस्मथ है। इसके आगे पोलोनियम है, एस्टेटीन है, आगे रेडोन वगैरह है। तो दोस्तों, हमारी पीरियोडिक टेबल में 82 परमाणु क्रमांक के बाद जितने भी नाभिक है, जितने भी परमाणु हैं, उनका जो नाभिक है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। तो वो जो नाभिक है वो अस्थायी से स्थायी होने के लिए कुछ कणों का उत्सर्जन करते हैं जिनका नाम क्या है, अल्फा, बीटा और गामा। जिनका नाम क्या है, अल्फा, बीटा, गामा का उत्सर्जन करते हैं और क्या करते हैं, खुद को स्थायी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो क्या है, जिनके नाभिक अस्थायी हैं और जो स्थायी होने के लिए अल्फा, बीटा, गामा कणों का उत्सर्जन करें, उन नाभिक या उन परमाणु को हम क्या कहते हैं, उन परमाणु को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव परमाणु। और ऐसे पदार्थ जिनके ऐसे परमाणु होते हैं, ऐसे नाभिक होते हैं जो अल्फा, बीटा, गामा कणों का उत्सर्जन करके स्थायी बनते हैं, दूसरे पदार्थों में बदल जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। और इस क्रिया को, जिसमें कुछ पदार्थ के नाभिक अल्फा, बीटा, गामा कणों का उत्सर्जन कर दूसरे स्थायी नाभिक में बदल जाते हैं, उनको हम कहते हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। इसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। अब ये रेडियो एक्टिविटी होती किन पदार्थों में है, तो मैंने कहा कि हमारी पीरियोडिक टेबल में कितनी है, 118 है। तो जो 82 तक तो है वो तो स्थायी नाभिक है, लेकिन 83 और 83 से ऊपर 118 तक जितने भी नाभिक हैं वो क्या है, सारे अस्थायी हैं। तो वो अस्थायी से स्थायी होने के लिए क्या करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा कणों का उत्सर्जन करते हैं, जिससे वो बदल जाते हैं दूसरे पदार्थ में। ठीक है, जिससे वो बदल जाते हैं दूसरे पदार्थ में। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें यूरेनियम की, यूरेनियम का यहाँ पर परमाणु क्रमांक है 92 और मास नंबर है 238 मान के हम चलते हैं। फिर क्या करता है, अल्फा, बीटा, गामा कणों का उत्सर्जन करता है। अगर ये अल्फा कण निकाल देता है तो ये बदल जाता है किसमें, थोरियम में। किसमें बदल जाता है, थोरियम में बदल जाता है, जो कि होता है 90 और 234। तो क्या किया, अल्फा का उत्सर्जन कर दिया और यूरेनियम बदल गया किसमें, थोरियम में। तो ये पदार्थ क्या है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। और ये क्रिया क्या है, ये क्रिया है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, कौन सी क्रिया है, रेडियो एक्टिविटी। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई सबसे पहले नंबर का रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन सा है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, बिस्मथ है। तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, लेकिन इसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो बहुत कम है। ठीक है, लाखों करोड़ों वर्षों में क्या होता है, ये दूसरे पदार्थ में बदलता है। समझ में आई बात, तो बिस्मथ है। और बिस्मथ के बाद जो 118 है वो सारे के सारे क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में जरूर आ गया होगा रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और रेडियो सक्रियता क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रेडियो एक्टिविटी है इसकी खोज किसने करी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी, जिसकी खोज करी किसने, हेनरी बेकर। किसने करी दोस्तों,
हेनरी बैकरेल ने इसकी सबसे पहले खोज करी, ठीक है। और इस खोज के ऊपर जो बहुत सारा काम किया, उसमें दो और साइंटिस्ट आते हैं, जिसमें एक दंपत्ति आता है, एक स्पाउस आता है, जिसका नाम क्या है, पीरे क्यूरी और मैरी क्यूरी, या मैडम क्यूरी इसको कहते हैं, मैरी क्यूरी, ठीक है। इस दंपत्ति ने भी इसके ऊपर बहुत सारा काम किया। तो इन तीनों को ही क्या किया, आगे जाकर के 1930 में नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। तो दोस्तों ये जो फिनोमेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मॉडर्न साइंस में। तो इसके ऊपर जो काम किया, जिस साइंटिस्ट ने खोज करी और जिसने बहुत सारा काम किया, उसको आगे जाकर के क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। कौन कौन है, हेनरी बैकरेल और पीरे क्यूरी और मैरी क्यूरी। अब ये जो पीरे क्यूरी और मैरी क्यूरी है, इन्होंने एक तत्व की भी खोज करी, जिसका नाम क्या है, रेडियम। समझ में आई बात, एक तत्व की खोज करी, रेडियम, जो खुद क्या है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने कहा कि भाई एक पदार्थ रेडियम, जिसकी खोज किसने करी, पीरे क्यूरी और मैरी क्यूरी ने करी, और तीनों को क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। अब हमने कहा कि भाई क्या है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी होने के लिए क्या करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि भाई अल्फा और जो बीटा कण है उसकी खोज किसने करी, अल्फा बीटा कणों की खोज किसने करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसकी खोज करी किसने, रदरफोर्ड ने, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या करी, अल्फा और बीटा कणों की खोज करी। और रदरफोर्ड ने, आपको याद होगा कि नाभिक की भी खोज किसने करी, रदरफोर्ड ने ही करी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कण बच जाता है, गामा, ठीक है। कितने कण है, 3 है। अल्फा बीटा की हमने बात कर ली, किसने खोज करी, रदरफोर्ड ने। और गामा कण की जो खोज करी, एक साइंटिस्ट था, पॉल विलार। पॉल विलार ने क्या किया, गामा कण की खोज करी। अब यहाँ पे एक पॉइंट ट्विस्ट करता है, यहाँ पे एक पॉइंट बिल्कुल ट्विस्ट करता है। अल्फा बीटा कणों की खोज किसने करी, रदरफोर्ड ने। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्फा बीटा गामा कणों की खोज तीनों की किसने करी, रदरफोर्ड ने। लेकिन देखो यहाँ पे पॉइंट बड़े ध्यान से आप समझें, गामा कण की खोज किसने करी, पॉल विलार ने। लेकिन इसको नाम दिया गामा कण। अल्फा बीटा की खोज रदरफोर्ड ने करी, नामकरण भी किसने किया, रदरफोर्ड ने ही किया। लेकिन गामा कण की खोज करी पॉल विलार ने। लेकिन इसका भी नामकरण किसने किया, इसका जो नामकरण है, नेमिंग जो इसको दी, इसका जो नाम दिया वो किसने दिया, वो फिर से रदरफोर्ड ने ही दिया, ठीक है। फिर से किसने दिया, रदरफोर्ड ने ही दिया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नोट करने वाली बात है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो 82 नंबर पर कौन है, लेड। यहाँ पे पॉइंट फिर से ध्यान देने वाली बात है, लेड किस नंबर पर है, 82 पर है। और 83 पे कौन है, बिस्मथ है। और बिस्मथ के बाद, और बिस्मथ भी खुद क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है सबसे पहले वाला। तो अब ये है, हमने कहा कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो क्या करती हैं, अल्फा बीटा गामा कणों को उत्सर्जन कर दूसरे पदार्थों में बदल जाती हैं। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि जो जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है वो बदलते बदलते किस पदार्थ में बदल जाते हैं, अंत में कौन सा पदार्थ बनता है। तो अंत में कौन सा पदार्थ बनेगा, लेड, क्योंकि 82 नंबर पर इसके बाद सारे क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो वो स्थायी होते होते किस पर जाकर अटक जाएंगे, लेड पर। इससे नीचे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि लेड क्या है, स्थायी है, ये आगे नहीं बदलेगा। तो याद रखना, जितने भी रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है वो क्या होंगे, अंत में किस में बदल जाएंगे, लेड में बदल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये बिल्कुल नोट करने वाली बात है। अब हम आगे बात करेंगे कि भाई कितने प्रकार की रेडियो एक्टिविटी होती है, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। भाई रेडियो सक्रियता के भी प्रकार हैं, सिंपल सी बात है। देखो इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो होती है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, प्राकृतिक रेडियो सक्रियता। अब प्राकृतिक रेडियो सक्रियता क्या होती है, देखो जैसे 83 के बाद जितने भी रेडियो एक्टिव, जितने भी पदार्थ हो सारे क्या है, रेडियो एक्टिव, ठीक है। और इनमें जो रेडियो एक्टिविटी होती है, अल्फा बीटा गामा कणों का जो उत्सर्जन होता है वो क्या होता है, नेचुरल होता है। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी है इसको क्या कहते हैं, नेचुरल। जो किन में होती है, जिनका एटॉमिक नंबर
आपको पता होगा कि कोई भी पदार्थ है उसको जैसे हम बात करते हैं ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन, यहाँ पे 8 लिखा होता है, यहाँ पे क्या लिखा होता है 16। तो यहाँ पर जो नीचे लिखा होता है उसका नाम क्या होता है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा होता है उसका नाम क्या होता है मास नंबर। तो हम बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर की, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो मटेरियल अरेंज, जो पदार्थ अरेंज किए गए हैं वो कैसे किए गए हैं, वो उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर या एटॉमिक नंबर के आधार पर किए गए हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि भाई यूरेनियम है, यूरेनियम है इस तरह से 238 वाला यूरेनियम है, ये क्या करता है, इसने एक अल्फा कण निकाल दिया और ये बदल गया किसमें थोरियम में, यहाँ पर 234 और यहाँ पे बन गया ये 90। इस तरह से बदलते 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 ये क्या हो जाएगा, अंत में बदल जाएगा किसमें लेड में, किसमें बदल जाएगा लेड में। तो इस तरह का जो रेडियो एक्टिविटी है जो अपने आप ही हो रही है, हमने कुछ नहीं किया, तो इसको हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, और एक होता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, अगर हम क्या करें, दो नॉन तत्वों को, दो नॉन एलिमेंट है, मतलब पीरियोडिक टेबल में से कोई से दो तत्व हमने उठा लिए, उनको मिला करके हमने एक ऐसा आइसोटोप बना लिया। क्या बना लिया, एक ऐसा आइसोटोप। अब आपको पता होगा आइसोटोप क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका क्या होता है एटॉमिक नंबर समान होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है डिफरेंट होता है, उनको हम क्या कहते हैं आइसोटोप। तो अगर हम ऐसे दो तत्व जो कि हमारे नॉन है पीरियोडिक टेबल में रखे हुए हैं उनको मिला करके तीसरा तत्व ऐसा बना दें जो कि एक आइसोटोप है, और वो आइसोटोप क्या है, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है जो हमने बनाया, उसकी रेडियो एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, मान के चलते हैं यहाँ पर है नाइट्रोजन। अब आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर कितना है 14 है। हमने क्या किया, एक हीलियम के साथ ही मिला दिया, क्या मिला दिया, हमने हीलियम के साथ इसको मिक्स कर दिया, तो क्या बनेगा ऑक्सीजन बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा ऑक्सीजन बन जाएगा, और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन बनेगी। अब यहाँ पे आप देखें, हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का मास नंबर तो कितना है 16 है, और एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, लेकिन यहाँ पर जो पदार्थ हमने बनाया उसका एटॉमिक नंबर है 8, मास नंबर है 17। तो ये क्या है, देख लें एटॉमिक नंबर क्या है समान, मास नंबर क्या है डिफरेंट, तो ये क्या है, ये एक आइसोटोप है। अब ये जो आइसोटोप है इसमें से भी अल्फा बीटा गामा कण निकलेंगे, और ये क्या है, ये अस्थायी है, और इसलिए कैसा पदार्थ है, ये पदार्थ है रेडियो एक्टिव पदार्थ, और इसकी जो रेडियो एक्टिविटी है ये क्या है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है, ये नेचुरल नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए हमने कहा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ में से कितने कण निकलते हैं, 3। कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा। अब ये जो कण निकलते हैं इनको डिटेक्ट कैसे किया गया, ठीक है। अब आपने कहा कि भाई खोज किसने करी, रदरफोर्ड ने, तो डिटेक्ट भी किसने किया होगा, रदरफोर्ड ने ही किया होगा। ठीक है, तो देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सैंपल लिया, ठीक है, सैंपल किसका लिया, रेडियो एक्टिव पदार्थ का। ठीक है, उसने मान के चलते हैं यूरेनियम लिया, यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अब इसमें से क्या निकल रहे हैं, किरणें निकल रही हैं, कण निकल रहे हैं, पार्टिकल निकल रही है। अब इसने किया कि मैं देखता हूं क्या ये कण आवेशित है या नहीं है, अगर आवेशित है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसके लिए उसने क्या किया, इस सैंपल के दोनों ओर 2 प्लेट लगा दी, एक प्लेट को क्या दिया पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और दूसरी प्लेट को क्या दिया नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो इसमें से क्या निकल रहे हैं, कण निकल रहे हैं। तो उसने क्या पाया, उसने क्या देखा कि भी कुछ कण ऐसे हैं जो क्या हो रहे हैं, बिल्कुल नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, किस पे कैप्चर हो रहे हैं, जा करके नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ कण ऐसे हैं जो किस प्लेट की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं। अब कुछ कण ऐसे हैं जो ना पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, जो ना नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, जो बिल्कुल क्या जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ कण ऐसे हैं, कुछ कण जो कि पॉजिटिव की तरफ गए, कुछ नेगेटिव की तरफ गए। अब आपको पता होगा कि जो नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं वो उनके ऊपर कैसा आवेश होगा, ये आपको बिल्कुल पता होगा, उनके पास आवेश कैसा होगा पॉजिटिव।
क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव भी क्या होते हैं, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। तो ऐसे कण जो नेगेटिव प्लेट की तरफ गए और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इससे ये पता चलता है, तो इन कणों का नाम दे दिया गया क्या, अल्फा कण। कौन से पार्टिकल हैं ये, अल्फा पार्टिकल हैं। और ऐसे पार्टिकल जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गए, उन पार्टिकल को नाम दे दिया गया बीटा पार्टिकल। इनको नाम दे दिया गया बीटा पार्टिकल। और जो ना पॉजिटिव और जो ना नेगेटिव की तरफ गए, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट नहीं हुए, उनको नाम दे दिया गया गामा पार्टिकल। उनको कौन सा नाम दे दिया गया, गामा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया है कि अल्फा के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और बीटा के ऊपर कैसा है, नेगेटिव, और गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ना पॉजिटिव की तरफ गए ना नेगेटिव की तरफ। अगर चार्ज होता है तो कोई सी प्लेट की तरफ ये जरूर जाती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि मैंने अल्फा कणों को जल्दी मिला दिया प्लेट के ऊपर और बीटा पार्टिकल को थोड़ी सी दूर जाकर के मिलाया। अब इसका मतलब ये है कि जो अल्फा कण है वो बिल्कुल जल्दी ही मिल गए, मतलब बहुत ज्यादा आकर्षित ये हो रहे थे। अब ज्यादा आकर्षित क्यों होंगे, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा आकर्षण होगा। ये कौन सा लॉ है, ये कूलम लॉ। तो बीटा के ऊपर जो अल्फा के ऊपर चार्ज है वो होता है +2 इलेक्ट्रॉनिक, या 2 प्रोटॉन के बराबर, या प्रोटॉन के दुगना। बात एक ही है, अल्फा के ऊपर कितना चार्ज है, +2 इलेक्ट्रॉनिक, और बीटा के ऊपर कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, नेगेटिव। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल। तो याद रखना दोस्तों, इस पॉइंट में से क्वेश्चन जरूर बनता है कि अल्फा कण के क्या क्या गुण है, बीटा के क्या क्या है, और गामा के क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई अल्फा कण क्या होता है। अब सबसे पहले देखो, मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि जो अल्फा कण होता है ना, अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को आप थोड़ा सा रिवर्स कर सकते हो। अल्फा कण के ऊपर क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हाँ जी, अल्फा कण क्या है, अल्फा कण क्या है, कॉम्बिनेशन है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स का। तो क्या होगा, इन 2 प्रोटॉन के ऊपर बराबर जो चार्ज है वो होगा इसके ऊपर, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता। तो यहां से याद रखना। अब आपको पता होगा कि जो हीलियम का नाभिक है ना, उसमें भी क्या होते हैं, ऐसे ही 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन। हीलियम के परमाणु में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। अगर हम हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो उसका सिर्फ नाभिक बचेगा, जिसमें क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, अगर आपके एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब क्योंकि हीलियम के नाभिक के बराबर ही इसमें बात हो रही है, अल्फा पार्टिकल में भी यही चीज है और हीलियम के नाभिक में भी बिल्कुल यही चीज है, तो इसलिए क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, किसके द्वारा, हीलियम के नाभिक के द्वारा। हीलियम के नाभिक या न्यूक्लियस के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, अल्फा पार्टिकल किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, हीलियम के नाभिक, हाइड्रोजन के नाभिक या बेरिलियम के नाभिक, बताएं, हीलियम के नाभिक। और बीटा कण को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से। हाँ जी, बीटा कण को सिर्फ इलेक्ट्रॉन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बीटा कण क्या होते हैं, क्या होते हैं बीटा कण, हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एक निश्चित दिशा में जा रहे हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक निश्चित दिशा में जा रहे हैं, तो वो क्या है, वो बीटा पार्टिकल है। क्या है वो, बीटा। आप एक चीज याद रखना कि जो बीटा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन के भी हो सकते हैं और पॉजिट्रॉन के भी हो सकते हैं। किसके, पॉजिट्रॉन। मतलब अगर बात करें मास की तो इलेक्ट्रॉन के बराबर मास है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.31 × 10⁻31 किलोग्राम। और चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो पॉजिट्रॉन क्या है, पॉजिट्रॉन क्या है, मास तो है इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो होता है नेगेटिव, लेकिन पॉजिट्रॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के भी हो सकते हैं और पॉजिट्रॉन के भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। हाँ जी, गामा पार्टिकल क्या होती है, तो गामा पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, फोटॉन्स के द्वारा। ठीक है, ये कोई पार्टिकल नहीं होते, अगर बात करें एक्चुअल बात की, तो फोटॉन्स क्या होते हैं, ये रेडिएशन होते हैं,
गामा पार्टिकल क्या होते हैं? रेडिएशन होती है। हमने एक बार और डिस्कस किया था, एक पैटर्न मैंने करवाया था RMI VUXY, आप वो चैप्टर जाकर के देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। तो उसमें सबसे कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन कौन सी है? गामा है। और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन कौन सी है? वो भी गामा। बात मैंने एक ही की, सबसे कम वेवलेंथ मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है थोड़ा सा नोट करने वाला चैप्टर है, ध्यान देने वाला चैप्टर है। ठीक है, किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया? हीलियम न्यूक्लियस की। अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल के ऊपर? ये होता है +2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के दुगना या प्रोटॉन के दुगना। ठीक है, पॉजिटिव में होता है। आपने यहाँ पे देख लिया होगा क्या होता है? पॉजिटिव। और बीटा के ऊपर कितना चार्ज होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में जा रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं ये बीटा पार्टिकल है। तो इसके ऊपर भी चार्ज कितना होगा? जो कि हमने वहां पे लिखा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, किसमें? नेगेटिव में। ठीक है, और गामा पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या है? कोई चार्ज नहीं। कहां से पता चला? क्योंकि ना पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया और ना ही नेगेटिव प्लेट की तरफ ये गया। अब हम बात करते हैं कि भाई इनकी स्पीड कितनी है। हम आपस में ही कंपैरिजन कर रहे हैं स्पीड इन तीनों की। तो अगर इन तीनों की बात करें तो सबसे कम स्पीड किसकी है? अल्फा पार्टिकल की है। तो सबसे कम स्पीड किसकी है? अल्फा पार्टिकल की है, अगर इन तीनों कणों की बात करें। और बीटा कणों की जो स्पीड है वो मीडियम है। वो क्या है? अगर इसकी स्पीड की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से थोड़ी कम है। वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, नियर अबाउट आप बोल सकते हो, नियर अबाउट। हाँ जी, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के आसपास ये होती है। और अगर हम बात करें गामा पार्टिकल की जो स्पीड है वो कितनी है? इनकी जो स्पीड है इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट ये होती है। क्या है भाई? इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, तो स्पीड सबसे ज्यादा किसकी है? यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है? गामा की। उससे कम किसकी है? बीटा की। सबसे कम किसकी है? अल्फा की है। और यहाँ पर एक शब्द आता है पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? भेदन क्षमता। ठीक है, भेदन क्षमता। तो भेदन क्षमता की अगर हम बात करें, भी भेदन क्षमता क्या होती है? जैसे मेरे पास दो तरह की गन है, ठीक है, एक मान के चलते हैं कट्टा है, एक क्या है? रिवॉल्वर है, एक पिस्टल है, एक AK-47 है। तो मैं क्या करता हूँ? फायर करता हूँ। तो जो कट्टा है वो बिल्कुल, अगर इस दीवार की बात करें, बिल्कुल थोड़ा सा ही क्या करेगा? गड्ढा करेगा। अगर रिवॉल्वर की बात करें वो और ज्यादा गड्ढा कर देगा। कोई ज्यादा पावरफुल गन की बात करें तो वो और ज्यादा गड्ढा कर देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? पेनिट्रेटिंग पावर। कि भाई कोई चीज है वो किसी दीवार या किसी ऑब्स्टैकल में कितनी गहराई तक जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? पेनिट्रेटिंग पावर कहते हैं। ठीक है, तो जो पेनिट्रेटिंग पावर है, अब यहाँ पे आप नोट करेंगे कि भी अल्फा पार्टिकल सबसे बड़ा पार्टिकल है, क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन में बहुत बड़ा बन जाता है। तो वो ज्यादा किसी भी चीज में ऑब्स्टैकल में नहीं घुस सकता। उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है? सबसे कम है। तो सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है? अल्फा की है। ठीक है, ये दीवार के आकार नहीं जा सकता, कुछ मिलीमीटर तक ही जा सकता है। और अगर हम बात करें बीटा पार्टिकल की, तो इसकी जो भेदन क्षमता क्या है? मीडियम है, दोनों में, दोनों के बीच में है। अल्फा से ज्यादा है और बीटा से कम है। और इसकी जो भेदन क्षमता है वो क्या है? मैक्सिमम है। ये दीवार के बहुत मोटी दीवार के अंदर से भी जा सकती है, ये पतली दीवार में से जा सकती है, और ये पतली दीवार में से नहीं जा सकती। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर, ये क्वेश्चन कई बार देखा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर या भेदन क्षमता। अब एक और चीज यहाँ पे पॉइंट आता है, आयोनाइजेशन पावर। आयोनाइजेशन पावर। अब आयोनाइजेशन, आयन क्या होता है? आयन क्या होता है? अगर किसी परमाणु पर कोई चार्ज आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं? आयन। ठीक है, अब आयोनाइजेशन पावर क्या होती है? मान के चलते हैं ये क्या है? मेटल है, मान के चलते हैं मेटल है। अब क्या है? इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल टकरा गया, बीटा टकरा गया या गामा टकरा गया। अगर इसके पास चार्ज आता है, वो कितना चार्ज आता है? ज्यादा आता है, कम आता है या बिल्कुल कम आता है, उसको हम क्या कहते हैं? उस पार्टिकल की आयोनाइजेशन पावर। कि कोई पार्टिकल किसी
मेटल के ऊपर टकराएगा तो उसको कितना आयनाइज कर देगा, उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पावर। तो क्योंकि अल्फा के ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज है, प्रोटॉन के दुगना चार्ज है, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पावर किसकी होगी, अल्फा की होगी। तो क्या है, सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर है। और उसकी वही बात है, इसकी भी क्या है, इसकी आयनाइजेशन पावर क्या है, मीडियम है। आयनाइजेशन पावर है तो है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जिससे टकराएगा उसको चार्ज देगा जितना उसके ऊपर चार्ज है। और बीटा भी क्या है, इसकी आयनाइजेशन पावर क्या है, सबसे कम, जिसकी जो आयनाइजेशन पावर है वो क्या है, मिनिमम है। क्या है, मिनिमम है। क्या है, मिनिमम। अब इसमें एक पॉइंट आता है, एक और पॉइंट इसमें आता है, ये तीनों के लिए कॉमन है। अब जो अल्फा बीटा गामा कण है ना, ये हमारे शरीर या किसी भी जीव के जीवित कोशिकाओं के लिए क्या है, हानिकारक है। तो जो अल्फा बीटा गामा कण है ये जैविक कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। अगर हम ज्यादा समय के लिए अल्फा बीटा गामा कणों के फील्ड में रहते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारी कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी, या हमको क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैंसर, हमारे जीन्स में चेंज हो जाएगा, अनुवांशिक कोई रोग हो जाएगा। तो जैविक कोशिकाओं को नष्ट करता है या उनको परिवर्तित करता है, उनका डीएनए आरएनए चेंज करके रख देता है। तो तीनों ही क्या है, हानिकारक है। सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सी है, सबसे ज्यादा हानिकारक है गामा। ये सबसे ज्यादा खतरनाक किरणें हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा खतरनाक किरणें कौन सी है, गामा है। ठीक है, समझिए बात। तो तीनों की तीनों क्या करती हैं, जैविक कोशिकाओं को नष्ट करती हैं दोस्तों। तो ये बिल्कुल पॉइंट आप अगर दोबारा से रिवर्स करके देखना चाहें वीडियो को तो देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों आगे हम बात करते हैं लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के कुछ नियम होते हैं। अब देखिए जो जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनके अध्ययन से पता चला कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन को ही हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है, तो सबसे पहला रूल क्या है कि भाई जो रेडियो एक्टिविटी है, भाई किसी भी पदार्थ में से अल्फा बीटा गामा कण निकलते हैं, ये एक स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस, मतलब अपने ही आप होने वाला प्राकृतिक फिनोमेना है, क्रिया है। ठीक है, और ये हमारा जो कंडीशन होती है कि भाई टेम्परेचर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, इन कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता। तो यही रूल क्या है, पहला रूल है। क्या कहा कि भाई ये क्या है, जो रेडियो एक्टिविटी क्या है, स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस। क्या है, स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रोसेस है एंड डजंट अफेक्ट, क्या कहा, डजंट अफेक्ट बाय वेदर कंडीशन। कि वही क्या है कि भी टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ठीक है, और ह्यूमिडिटी वगैरह कितनी है, या लाइट है या नहीं है, तो इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप से होने वाला प्राकृतिक प्रोसेस ही होता है। अगर हम बात करें दूसरे लॉ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरे लॉ की अगर हम बात करें कि भाई हमने कहा कि अल्फा बीटा गामा कण निकलते हैं, तो याद रखना कभी भी एक ही साथ अल्फा और बीटा कण नहीं निकलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अल्फा भी तभी निकल रहा है, बीटा भी तभी निकल रहा है। तो क्या है, एक समय में या तो क्या निकलेगा, या तो निकलेगा अल्फा कण या बीटा कण निकलेगा। याद रखना, या हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कभी भी अल्फा और बीटा कण एक साथ नहीं निकल सकते। याद रखना दोस्तों। एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है, जैसे ही मान के चलते हैं हमारे पास सैंपल है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जैसे एक अल्फा बाहर आएगा तभी एक गामा बाहर आएगा, फिर अगर एक बीटा बाहर आएगा फिर एक गामा बाहर आएगा, फिर एक अल्फा आएगा फिर एक गामा। मतलब अल्फा और बीटा दोनों के निकलने के बाद क्या निकलता है, गामा कण निकलता है। तो आप ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, तीसरा, अब यहाँ पे एक चीज आपकी नोट करने की है। मान के चलते हैं कोई पदार्थ है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है उसका एटॉमिक नंबर, ये है उसका मास नंबर। ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, ये क्या है, मास नंबर है। और इसमें से निकल गया कौन सा कण, अल्फा। कौन सा कण निकल गया, अल्फा कण ये निकल गया है। तो जैसे इसमें से अल्फा कण निकला
तो इस पदार्थ का जो मास नंबर है वो 4 कम हो जाएगा और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। क्या क्या होगा, अगर इसमें से अल्फा कण निकला है, क्या निकल गया, इसमें से अगर अल्फा कण निकल करके भाग गया है तो मास नंबर हो जाएगा 4 कम और एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2 कम। अब ये होता क्यों है, क्योंकि याद रखना, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो याद रखना प्रोटॉन की वजह से होता है एटॉमिक नंबर, कितने प्रोटॉन है, 2। तो 2 अगर ये इसी चीज में से निकल गए तो साथ में क्या लेके जाएगा, 2 प्रोटॉन लेकर के जाएगा। अगर किसी भी परमाणु के 2 प्रोटॉन कम हो गए हैं तो उसका परमाणु संख्या भी 2 कम हो जाएगा, क्योंकि परमाणु संख्या है क्या, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन 2 कम हो गए तो परमाणु संख्या भी 2 कम हो जाएगी। अब मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है किसी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का जोड़। तो अगर कितने चले जा रहे हैं, 2 प्रोटॉन जा रहे हैं, 2 न्यूट्रॉन जा रहे हैं, टोटल कितने जा रहे हैं, 4, तो क्या हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का ही जोड़ क्या होता है, मास नंबर होता है। तो अगर अल्फा कण जा रहा है तो साथ में 4 कणों को लेके जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना, ठीक है। एक और है कि भाई अगर किसी पार्टिकल में से, किसी पदार्थ में से, किसी नाभिक में से क्या होता है, एक बीटा कण निकलता है, तो ये कुछ और बन जाएगा, y बन जाएगा, ठीक है। तो जो पदार्थ बनेगा इसका जो मास नंबर है ना उस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है वो 1 बढ़ जाएगा। अगर इसमें से क्या निकल गया, एक बीटा कण निकल गया, क्या निकल गया, बीटा कण निकल गया, मास नंबर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 1 बढ़ गया। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, पॉइंट ये बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि बढ़ने का कारण क्या है कि भाई देखिए कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो बीटा कण निकलता कब है, जब नाभिक के अंदर इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन पड़े थे, ठीक है, और बहुत सारे प्रोटॉन पड़े थे। मान के चलते हैं, याद रखना, मान के चलते हैं इसमें 20 प्रोटॉन थे और 20 क्या थे, न्यूट्रॉन। तो बीटा कण कब निकलता है, जब एक न्यूट्रॉन बदल जाता है एक प्रोटॉन में। हाँ जी, बीटा कण कब निकलता है, जब एक प्रोटॉन बदल जाए, जब एक न्यूट्रॉन बदल जाए प्रोटॉन में। तो देखो एक न्यूट्रॉन बदल गया किसमें, प्रोटॉन में, तो वही न्यूट्रॉन कितने रह गए, 19, 20 थे ना पहले, कितने रह गए, 19, और प्रोटॉन कितने बन गए, 21। अब कितने प्रोटॉन है, 21 है। अब याद रखना जोड़ तो पहले भी 40 था, अब भी 40, 21 और 19 कितने, 40, क्योंकि मास नंबर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुल जोड़ है, कुल जोड़ तो समान है, इसलिए पहले यही समान मास नंबर रहेगा। लेकिन न्यूट्रॉन बदल गया किसमें, प्रोटॉन में, पहले 20 थे अब कितने हैं, 21 प्रोटॉन है, और इन प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है वही क्या बोलते हैं, वही होता है क्या, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन 1 बढ़ गया तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा। तो इसलिए बीटा कण के निकलने से क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, ठीक है। एक और रूल है कि भी देखिए एक सैंपल है, उसमें से अल्फा बीटा कणों के निकलने की जो दर होती है ना वो डिपेंड करता है उस समय इस सैंपल में कितनी ज्यादा मात्रा है, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं हमने 1 किलोग्राम यूरेनियम लिया, तो उस टाइम उसमें जो अल्फा बीटा गामा कण निकल के भाग रहे हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जब ये यूरेनियम बदल जाएगा लेड में और यूरेनियम की मात्रा कम हो जाएगी, तो अल्फा बीटा गामा कणों की जो संख्या है निकलने की उत्सर्जन की वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, dN/dt है, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मतलब कितनी ज्यादा अल्फा बीटा गामा कण निकल करके भाग रहे हैं ये डिपेंड करता है कि सैंपल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ एटम, dN/dt क्या है कि भाई कितने एटम क्या हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर dN/dt डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल एट प्रेजेंट। अब दोस्तों बात करते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिनमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है, जिनमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कि भाई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, भाई कोई पदार्थ है वो कम रेडियो एक्टिव है या ज्यादा है, उसकी क्या है, एक यूनिट होगी। तो इसकी जो यूनिट है क्या है, क्यूरी है। कौन सी है, क्यूरी।
कौन सी यूनिट है? क्यूरी है। अगर हम बात करें, अगर एसआई यूनिट की बात करें, इसकी एसआई यूनिट क्या है, तो इसकी खोज किसने करी थी? हेनरी बैकरल ने। तो एसआई यूनिट भी क्या है? बैकरल। क्या है? बैकरल ही। तो बैकरल क्या है? एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और यूनिट क्या है? क्यूरी है। इसकी एक और यूनिट भी है रदरफोर्ड। ठीक है, इसकी एक और यूनिट भी क्या है? रदरफोर्ड है, जिनकी वैल्यू क्या है? अलग अलग है। सभी की वैल्यूज क्या है? अलग अलग है। अगर हम बात करें भी क्यूरी कितना होता है, तो क्यूरी होता है 3.7 into 10 raised to power 10 डीके पर सेकंड। कि भाई एक सेकंड में इतने सारे कण निकल करके भाग रहे हैं, वो क्या है? एक क्यूरी है। और एक बैकरल क्या होता है, जो ऐसा यूनिट है कि सिर्फ एक डीके हो रहा है एक सेकंड। ठीक है, तो एक सेकंड में एक डीके हो रहा है, तो उस यूनिट का नाम क्या है? उस यूनिट का नाम क्या है? बैकरल है। ठीक है, क्या है? बैकरल है। हाँ जी, तो आप बताएं डिस्कवरी ऑफ गामा रेज क्या है? डिस्कवरी ऑफ गामा रेज कौन था? किसने करी थी? किसने करी थी? पॉल विलार्ड ने। उसका नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। किसने नामकरण किया? रदरफोर्ड ने। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी का जो मापक यंत्र है। कौन से यंत्र, कौन से उपकरण से हम रेडियो एक्टिविटी को मापते हैं? ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का जो हम मापन करते हैं, मापन यंत्र या उपकरण हम इसको बोल सकते हैं, डिवाइस। ठीक है, विच मेजर द रेडियो एक्टिविटी, उसका नाम है जीएम काउंटर। क्या नाम है? जीएम काउंटर, गीगर मोलर काउंटर। क्या नाम है इसका? गीगर मोलर काउंटर। एक और चीज है, वातावरण में या कहीं भी कोई क्षेत्र है, वहां पर रेडियो एक्टिव पार्टिकल का पता लगाने के लिए कौन सा डिवाइस है? कहीं पर रेडियो एक्टिव जो पार्टिकल है उनकी उपस्थिति है या नहीं, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं क्लाउड चैम्बर। भी उपस्थिति का पता लगाना है कि यहां पर है या नहीं, उपस्थिति का पता लगाना है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लाउड चैम्बर। क्या नाम है उसका? क्लाउड चैम्बर। तो क्लाउड चैम्बर का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज है, तो अब इनके कुछ यूज भी हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उनके कुछ यूज है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बन डेटिंग होती है, कार्बन 14 डेटिंग जो है, इसका यूज किया जाता है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। जो जीवाश्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनके जो अवशेष होते हैं, जीवाश्म के अवशेषों, जीवाश्म का पता लगाने के लिए, की आयु का पता लगाने। कोई जीवाश्म मिला है, आपको पता होगा कि डायनासोर के अवशेष मिलते हैं या बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जिनके अवशेष मिलते रहते हैं। अब उनकी आयु क्या है, कितना पुराना वो जीवाश्म है, इसकी आयु का पता लगाते हैं हम कार्बन 14 डेटिंग से। कार्बन 14 देखा जाता है कि भाई कार्बन 12 और कार्बन 12 के मुकाबले कार्बन 14 जो है ये आइसोटोप है, ये कितना रह गया है। ठीक है, एक और इसमें क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी की आयु या कोई चट्टान है या कोई मूर्ति मिली है, तो इन चट्टानों की पृथ्वी की आयु वगैरह जो है, कोई चट्टान है या जैसे हिमालय पर्वत की जो आयु है या कोई दूसरा अरावली शिवालिक के जो पर्वत है, इनकी आयु का जो पता लगाते हैं, उनका पता हम लगाते हैं यूरेनियम डेटिंग से। किससे लगाते हैं? यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का पता लगाते हैं, पृथ्वी या चट्टानों वगैरह का पता लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट बनते हैं। तो दोस्तों इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। हमारा एक टॉपिक में रह जाता है कौन सा? हाफ लाइफ। कौन सा टॉपिक रहता है? हाफ लाइफ, और उस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो दोस्तों जो न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे रहेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे नेक्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखते रहा करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, करवाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो आपका सिर्फ इतना ही कंट्रीब्यूशन हम चाहते हैं, बाकी आपके लिए मेहनत हम कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।